नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एक गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि जो एनटीए द्वारा जो लास्ट डे एग्ज़ाम हुआ था नेट का, तो वो फाइनली रूप से उसको कैंसिल किया जा चुका है, यानी कि रद्द किया जा चुका है। तो इसको हम गुड न्यूज़ ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, ये तो एक मजाकिया उसमें मैं बोल रही थी, लेकिन एक सोचने वाली बात है। एक ये सोचने वाली बात ये है कि स्टूडेंट कितनी मेहनत से तैयारी करता है, दिन रात एक करके तैयारी करता है। एटलीस्ट फाइनली रिज़ल्ट क्या आता है कि उसके चंद घंटों बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जा चुका है। यानी कि स्टूडेंट्स की मेहनत पर पूरा पानी फिर जाता है। किस तरह से स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है और कितनी कठिनाइयों को और कितनी जो चैलेंजेस का सामना करते हुए वो तैयारी करता है। लेकिन एटलीस्ट रिज़ल्ट क्या आता है कि पेपर लीक हो चुका है, और इस वजह से जो पेपर हुआ है उसको कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, निराश मत होइए, आप लोग लगे रहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। ठीक है, तो हमें समय की कीमत को समझते हुए जो है हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो कल बच्चों हमने आपके समक्ष जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण वंश, जिसकी हमने जो है चर्चा किया था आपके समक्ष, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश ऐसा ये वंश है जिसने कि सबसे कम समय पर शासन किया था। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा समय की बात करते हैं तो किसने दिल्ली सल्तनत पर, किस वंश ने शासन किया है, तो तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होने के नाते। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने जो है 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो है जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है, ये 70 वर्ष का होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन सा था जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, तो वो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बाद में शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का बेटा होता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके मन में पहले ये जो है इसी के अंडर में काम करता है, जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में ही रह करके काम करता है। लेकिन वो दक्षिण अभियान के लिए जब जाता है और देवगिरी पर अभियान करता है तो वहाँ पर अकूत धन संपत्ति इसको प्राप्त होती है। तो इसके मन में लालच आ जाता है, और ये भी इसके मन में आता है कि अब हमारे जो बूढ़े चाचा जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो ये इतने बूढ़े हो चुके हैं तो इस राज सिंहासन के काबिल नहीं हैं। तो जब वो देवगिरी को विजिट करके वापस आता है, तो वापस आने के बाद में ये सूचना तो देता है जलालुद्दीन खिलजी को कि देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी यानी कि उनके भतीजे द्वारा जीत लिया गया है। लेकिन ये बात नहीं बताता है इनको कि उसको कितनी धन संपत्ति प्राप्त हुई है। और यही सूचना देने के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने चाचा यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको जलालुद्दीन के बारे में बताया, एक बार रिवीजन कराते हुए। फिर इसके बाद में हमने कल आपसे बात किया था, चर्चा किया हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन किस तरह से बीता। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने कल लास्ट का वीडियो देखा होगा तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं कि खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख विद्रोह हुए थे वो कौन कौन से थे, इनके बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए
हम जानकारी करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए। ठीक है, तो अगर हम विद्रोहों की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे मुख्य रूप से 4 विद्रोह हुए थे, जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें पूछता क्या है, इसमें कुछ नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, इन सबों का सीरियल पूछ लेता है कि इन चारों विद्रोहों को दे दिया, इसके बाद में बोलेगा कि आप इसको क्रम से लगाइए। तो अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख विद्रोहों में पहला विद्रोह कौन सा था, तो पहला विद्रोह था नव मुस्लिमों का विद्रोह। ये नव मुस्लिमों का विद्रोह कौन था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मुख्य सेनापति होते हैं 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अलप खां, नुसरत खां और उलूग खां और जफ़र खां। ये 4 इसके सेनापति होते हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम ये बात कह दें कि अलाउद्दीन खिलजी के इसके चारों सेनापति इसका अभिमान थे, इसका दाहिना अंग थे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो इन्हीं के दम पर जो है इसने अपने समस्त साम्राज्य का जो है विस्तार किया। और नव मुस्लिमों के विद्रोह के ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो नव मुस्लिमों का विद्रोह हुआ है तो ये दक्षिण भारत से जब ये विजिट करके आ रहे थे तो इसमें हुआ क्या कि इनका एक जो सेनापति होता है नुसरत खां, तो इन नुसरत खां और जो सेना के बीच जो संपत्ति प्राप्त होती है, युद्ध में लूट का भाग प्राप्त होता है, तो नुसरत खां जो है ज़्यादा मतलब 1/5 भाग ऐसे ही कुछ है कि ज़्यादा संपत्ति मांगने की कोशिश करता है। तो जो सेनापति या फिर अन्य सेना होती है तो ये इसका विरोध करती है नुसरत खां का। और नुसरत खां का विरोध क्यों करती है? क्योंकि सेना या सेनापतियों का कहना, अन्य सेनापतियों का कहना होता है कि जितना रोल आपका है युद्ध जीतने में उतना ही रोल हमारा भी है। तो हम इतनी ज़्यादा जो युद्ध में जीती गई जो धन संपत्ति है, हम इतना बड़ा भाग सिर्फ आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना के जो मुस्लिम थे तो उन लोगों ने जो है इस समय इसका विद्रोह किया। किसका? नुसरत खां का। तो कहने का मतलब है कि नुसरत खां का विद्रोह करना यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का भी विद्रोह करना, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे ये इसके दाहिना अंग थे। ठीक है, तो इस तरह से नौ मुस्लिमों का विद्रोह हुआ, लेकिन ये विद्रोह भी क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। अब इसके बाद में दूसरा क्या होता है? दूसरा विद्रोह कौन सा होता है? अकद खां का विद्रोह। अकद खां का विद्रोह, ये अकद खां जो होता है अलाउद्दीन खिलजी के बड़े भाई का बेटा होता है और ये भी विद्रोह करता है, किंतु सफलतापूर्वक इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरे अगर हम विद्रोह की बात करते हैं कि मंगू खां का विद्रोह होता है इसके समय पर। ये मंगू खां कौन होता है? तो मंगू खां अलाउद्दीन खिलजी का जो है भांजा होता है। ठीक है, लेकिन इसके भी विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है। ओके, क्लियर हुआ? अब इसके बाद में चौथा अगर हम विद्रोह करते हैं तो चौथे विद्रोह की बात करते हैं तो चौथा विद्रोह कौन सा होता है? चौथा विद्रोह होता है हाजी मौला का विद्रोह। ये हाजी मौला दिल्ली का जो है किलेदार होता है, यानी कि ये इसके पहले किलेदार होने के पहले ये जो है हाजी मौला एक दास होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दास, लेकिन इसकी योग्यता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको प्रमोट कर दिया था और प्रमोट करने की वजह से जो है ये दिल्ली का किलेदार बन गया था। इसने भी, इस हाजी मौला ने भी जो है अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी हाजी मौला के विद्रोह को भी दबा दिया गया। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? हाजी मौला का विद्रोह करने का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसी दास द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो ये हाजी मौला का विद्रोह था। क्लियर हुआ? आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और ये इनका क्रम भी है। ओके, ये क्या है? इनका क्रम भी है।
अगर क्रमवार से पूछता है तो सबसे पहले नौ मुस्लिमों का विद्रोह होता है, दूसरे नंबर पर कौन होता है, अकद खां का विद्रोह होता है, तीसरे नंबर पर मंगू खां का विद्रोह होता है और चौथे नंबर पर कौन सा विद्रोह होता है, तो सीदी मौला का विद्रोह होता है। सीदी मौला का विद्रोह दिल्ली सल्तनत में किसी दास द्वारा अपने स्वामी के प्रति किया गया पहला विद्रोह था। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम बात करेंगे क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ, कई बार हुआ और कितने आक्रमण हुए, मंगोलों के कितने आक्रमण हुए, वह जितने भी आक्रमण हुए उस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया और मंगोलों के विद्रोहों को दबाया किसने, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंगोलों के बारे में तो पढ़ेंगे, मंगोलों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए ये सबसे पहले जानना नितांत आवश्यक है कि ये जो मंगोल आक्रमणकारी थे ये थे कौन, तो कहाँ के निवासी थे। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो मंगोलों की बात करते हैं कि मंगोल कौन थे, तो अगर हम मंगोलों की बात करें तो मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जनजाति थे। ठीक है, कहाँ पर, पूर्वी एशिया एवं मध्य एशिया की जनजाति थे। इन्होंने जो है, जिनका जो है विश्व इतिहास में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। ये वैसे भी एक जनजाति थे। तो जनजाति होते क्या हैं कि जनजाति किसी भी स्थायी जगह पर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने धन की आवश्यकता के लिए एक देश से दूसरे देश में अटैक करते रहते हैं और इस तरह से ये जो है स्थायी इनका निवास नहीं होता है। तो ये कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे और पूर्वी एशिया के थे। अब इन्होंने जो है भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन आक्रमण तो कई बार किए, लेकिन अगर बात करता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण किसके समय पर हुए हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में कि मंगोलों का आक्रमण, सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय हुआ है, तो वो किसके समय पर हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुआ है। तो हमने इतना तो जान लिया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य रूप से मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए, लेकिन कितने आक्रमण हुए इसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है। तो अगर हम संख्या में बात करते हैं तो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के 6 आक्रमण हुए हैं। कितने आक्रमण हुए हैं, 6 आक्रमण हुए हैं। तो इन्हीं 6 आक्रमणों को जो है हम क्रम से जानेंगे और जानेंगे क्या कि ये कब हुए, ये 6 आक्रमण कब हुए हैं, या मंगोलों की तरफ से नेतृत्व किसने किया है और जब इनके द्वारा किया गया है, अटैक किया गया है, तो इनके आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से किसने दबाया है, ये हमारे लिए जानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, पूछ लिया जाएगा कि पहला आक्रमण किसके, मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, या पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति के माध्यम से जो है उसके विद्रोह को दबाया था। ठीक है, तो चलिए आइए बनी रहिए आप हमारे साथ। अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बताया आपको कि इस समय जो है कुल जो है 6 आक्रमण हुए हैं मंगोलों के, और इन्हीं मंगोलों के आक्रमण के समय जो आपसे हमने 4 महत्वपूर्ण सेनापतियों के बारे में बात किया था अलाउद्दीन खिलजी के, तो मुख्य रूप से 4 सेनापतियों में से 2 सेनापति होते हैं, एक होता है जफर खां और दूसरा होता है उलूग खां। ये दोनों जो मंगोलों के आक्रमण को जब दबाने जाते हैं तो ये मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति मंगोल आक्रमण के समय मारे गए थे, तो 2 सेनापति मारे गए थे, एक जफर खां और दूसरा कौन था, उलूग खां। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करते हैं पहले आक्रमण की,
कि मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ है, तो पहला आक्रमण हुआ है 1297 से लेकर के 1298 के बीच में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 1297 से लेकर 1298 में हुआ है। और इस समय जो मंगोलों की तरफ से जो नेतृत्व करता थे या सेनापति था वो कौन था, तो वो कादिर खां था। कौन था, कादिर खां था। अगर हम बात करते हैं कि इसके जब वो इस कादिर खां ने यानी पहला मंगोल आक्रमण हुआ तो इसको दबाया किसने था, तो उसको जफर खां और उलूग खां ने दबाया था। किसने दबाया था, जफर खां और उलूग खां ने दबाया था। अब अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना और मंगोलों के मध्य युद्ध कौन सा हुआ है, तो पहला मंगोल आक्रमण जब हुआ है तो इन दोनों के मध्य युद्ध कौन सा हुआ था, तो युद्ध हुआ था जूरन मंजोर का युद्ध। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि मंगोलों द्वारा किया गया पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया है। तो अगर हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व किसने किया था, कादिर खां ने किया था। युद्ध अगर पूछता है, युद्ध की बात करता है तो युद्ध कौन सा हुआ है, जूरन मंजूर का युद्ध हुआ है। और इस युद्ध को विफल किसने किया था, तो जफर खां एवं उलूग खां ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे आक्रमण में। अगर हम दूसरे आक्रमण की बात करते हैं तो दूसरा आक्रमण कब हुआ है, 1299 ईस्वी में हुआ है। और मंगोलों की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था जो है साल्दी खां। कौन करता है, साल्दी खां करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस आक्रमण को विफल किसने किया, तो इस आक्रमण को विफल किया था किसने, जफर खां ने। पहले मंगोल आक्रमण को विफल किया था दो सेनापतियों ने मिल करके, जफर खां और किसने, उलूग खां ने। लेकिन जब दूसरा आक्रमण होता है तो दूसरे आक्रमण को जो विफल कौन करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जफर खां इसको विफल कर देता है। ओके, अब इसके बाद में अगर हम तीसरे आक्रमण की बात करते हैं तो तीसरा आक्रमण कब हुआ है, तो 1299 में ही तीसरा आक्रमण हुआ, यानी कि दूसरा और तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ है। ओके, और पहला आक्रमण कब हुआ है, 1297 से 98 के बीच हुआ है। अब अगर हम इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, मंगोलों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो दावा खां का बेटा कुतलुग निगार खां ने जो है इसका नेतृत्व किया था मंगोलों की तरफ से। और इसको दबाया किसने था, तो इसको भी जो है इसी जफर खां ने दबाया था। किंतु एक बहुत बड़ा जो है इसमें बहुत मतलब कहने का मतलब है कि सेना अलाउद्दीन खिलजी का एक दाहिना अंग निकल चुका था। किसने, उसका मतलब क्या है कि जफर खां जो कि तीसरे युद्ध को दबाने जाता है, इसका विरोध करने जाता है, विद्रोह को दबाने जाता है, तो इस तीसरे आक्रमण में जो है ये जफर खां क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, तो जफर खां यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां किस मंगोल आक्रमण में मारा जाता है, तो वो तीसरे मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण कब होता है, तो चौथा आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन होता है, तो तारगी खां होता है। मंगोलों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, तारगी खां करता है। और तारगी खां ये बहुत शक्तिशाली शासक जो है इसका मंगोलों की तरफ से बहुत शक्तिशाली सेना नायक होता है। और ये जो है इन खिलजियों को दबाते हुए कहाँ पर मतलब पीछा करते हुए, विफल करते हुए इस समय जो है ये तारगी खां दिल्ली तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो इसी वजह से जब ये दिल्ली तक पहुंच जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है, कहाँ, दिल्ली में ही एक सीरी दुर्ग की स्थापना करता है। और यहीं इसी सीरी को जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। ओके, तो अब ये था चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण कब हुआ है, 1303 ईस्वी में तारगी खां के नेतृत्व में। और इसी युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी सीरी दुर्ग की स्थापना करता है। ओके, अब हम बात करते हैं पांचवें आक्रमण की। तो पांचवा आक्रमण कब हुआ है, 1305 ईस्वी में हुआ है।
किसके नेतृत्व में? इसमें तारताक खां के और अली बेग के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तारताक खां और अली बेग के नेतृत्व में होता है। इसके बाद में इसको विफल कौन करता है? तारताक खां और अली बेग के आक्रमण को विफल कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक नायक होता है, ये विफल करता है इन आक्रमण को। तो विफल कैसे करता है? ये तारताक खां और अली बेग दोनों को जो है बंदी बना लेता है और बंदी बना करके लेके आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष प्रस्तुत करता है और इन दोनों नेतृत्वकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इस तरह से जो है पहली बार मंगोलों की तरफ से इन सेनापतियों का मतलब मंगोलों की तरफ से किए गए युद्ध में जो है इन्होंने पहली बार हानि उठाई थी, यानी कि इनके नेतृत्वकर्ता की मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट और छठवां आक्रमण, मंगोल आक्रमण। तो लास्ट और छठवां आक्रमण कब होता है? तो 1306 ईस्वी में छठवां आक्रमण 1306 ईस्वी में, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। छठवां आक्रमण 1306 ईस्वी में। तो इस समय कौन अटैक करता है? तो किसके नेतृत्व में? तो एक होता है मंगोलों की तरफ से काबुल, दूसरे होते हैं इकबाल और तीसरे कौन होते हैं? ताइबू। ये 3 व्यक्ति होते हैं जो छठवें आक्रमण का नेतृत्व करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि ये छठा आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? विफल कर दिया जाता है। तो इस तरह से थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में होने वाले महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण। तो हमने क्या जाना कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य रूप से 6 मंगोल आक्रमण हुए। और पहला आक्रमण कब हुआ है? अगर हम पहले आक्रमण की बात करते हैं तो पहला 1297 से 98 में, दूसरा हुआ है 1299 में, तीसरा हुआ है 1299 में, तीसरा भी हुआ है, और चौथा कब हुआ है? 1303 ईस्वी में, पांचवा कब हुआ है? 1305 ईस्वी में, और छठवां और अंतिम आक्रमण कब हुआ है? तो वो 1306 ईस्वी में हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक कि कौन किसके किसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए, व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसके किसके नेतृत्व में जो है इनके आक्रमण को विफल किया गया। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जब मैं उपाधि बता रही थी कि इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी, तो उसमें भी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर के समान क्या था? महत्वाकांक्षी था। क्या था? महत्वाकांक्षी था। हम उससे कंपेयर क्यों करते हैं? सिकंदर से अलाउद्दीन की कंपेयर क्यों करते हैं? हम इसलिए कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से सिकंदर ने एक विश्व विजेता का सपना देखा था, यानी कि पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी पर करना चाह रहा था, तो इसी सिकंदर का सपना किसने देखा था? इस अलाउद्दीन खिलजी ने भी देखा था। वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये सपना देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी भी एक दिन ऐसा आएगा जब विश्व विजेता बनेगा, और इसके लिए इसने अपनी तैयारी भी पूरी की, पूरी तरीके से तैयार भी हो गया। लेकिन इनका एक मित्र था, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो उस मित्र का क्या नाम है? अलाउल मुल्क। इस अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को ये कार्य करने के लिए मना कर दिया और बोला कि अगर आप विश्व विजेता का सपना देख रहे हैं तो आप भारत के भी विजेता नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया था? अक्सर क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देखे गए विश्व विजेता के सपना बनने जो सपना इसका था, तो इस सपने को त्याग करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो अलाउल मुल्क के समझाने पर अलाउद्दीन ने क्या किया था? विश्व विजय की धारणा को त्याग दिया था। ठीक है, और आपसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य 4 सेनापति थे, उलूग खां, नुसरत खां, अलप खां और जफर खां। इसमें ये जो उलूग खां था तो ये इसका भाई था। कौन सा था? कौन था? भाई था। तो इस तरह से
हमने आपसे चर्चा किया आज की वीडियो में क्या कि आज की वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पर होने वाले प्रमुख विद्रोह कौन से थे, व अलाउद्दीन खिलजी के समय पर मंगोलों द्वारा कितने आक्रमण किए गए, मंगोलों उन मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था, और इनके यानी कि इनके आक्रमण को दबाया किसके द्वारा गया, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार आपसे ये अवश्य कहेंगे कि अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो आपको समय के साथ मिल सके और आप अपने समय का बेहतर तरीके से सदुपयोग कर सकें। ठीक है, तो कल मैंने आपसे पूछा था कि जब मैं आपसे बात कर रही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सबसे पहले मोहम्मद गोरी द्वारा कौन सा पद प्रदान किया गया था, तो वो पद कौन सा था, अमीर-ए-आखूर का पद था। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में आज तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।